उत्कल नाम से मेंशन ये स्टेट इंडिया का 8th लार्जेस्ट स्टेट है जो ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। बे ऑफ बंगाल से 85 किलोमीटर कोस्टलाइन के साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अपने बॉर्डर शेयर करता है। 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हुए इस स्टेट की पॉपुलेशन लगभग 4.68 करोड़ है, जिसमें से 83% लोग आज भी रूरल एरियाज में रहते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पॉपुलेशन का एक मेजर फ्रैक्शन 93.6% हिंदुइज्म को फॉलो करता है। वहीं अदर रिलीजन्स में क्रिश्चियनिटी के 2.77% और इस्लाम के 2.16% फॉलोअर्स हैं। इसके साथ उड़ीसा में एक वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन भी प्रेजेंट है। दोस्तों, इंडिया में 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनमें से 13 उड़ीसा में रहते हैं। उड़ीसा के टोटल पॉपुलेशन का 22.85% ट्राइबल पॉपुलेशन है। अपनी 62 ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ उड़ीसा में सबसे डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स देखे जा सकते हैं। स्टेट के ट्राइबल ग्रुप्स में गोंड और खोंड प्रोमिनेंट है। उड़ीसा की लिटरेसी रेट 72.9% है, जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी 77.7% से थोड़ी कम है। दोस्तों, ये थी उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स। आइए अब इस रीजन की हिस्ट्री पे एक नजर डालते हैं। उड़ीसा एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि महाभारत और वायु पुराण में कलिंगा नाम से मेंशन्ड है, और इतिहास के पन्नों में कलिंगा से जुड़ी एक मेजर इवेंट वो है जब अशोका ने 261 BC में इस रीजन पे हमला किया था। कलिंगा वॉर नाम से फेमस इस वॉर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में हुए खून खराबे और मौतों से सम्राट अशोक के ऊपर इतना असर पड़ा था कि उन्होंने हिंसा के रास्ते को त्याग अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के शहबाजगरी और मनसेरा में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए रॉक एडिक्ट्स कलिंगा वॉर और अशोका के ऊपर हुए उसके इम्पैक्ट को मेंशन करते हैं। अशोका के बाद कलिंगा ने जैन किंग खारावेला, इंडिया के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त और शशांक का रूल देखा। आगे चलकर उड़ीसा में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की स्थापना होती है, जिसके दौरान पुरी के जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क से कोणार्क सन टेम्पल जैसी भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों की चर्चा हम अगले सेक्शन में करेंगे। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बाद यहाँ गजपति किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिनका रूल ऑलमोस्ट 1568 तक एक्सटेंड करता है। 1568 के बाद इस रीजन को बंगाल सल्तनत द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है और 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान इसे मराठास को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस रीजन में यदि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद 1760 से शुरू हुई। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ी गई इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने अपनी जीत के बाद उड़ीसा के सदर्न कोस्ट समेत पूरे नदन सिरकार्स को अपने कब्जे में लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी में मर्ज कर दिया था। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स पूरी कटक रीजन में मराठास को बाहर निकाल उड़ीसा के नदर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को बंगाल प्रेसिडेंसी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 1903 में हम उत्कल सम्मिलानी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसकी डिमांड उड़िया स्पीकिंग रीजन्स को यूनिफाई कर एक स्टेट बनाने की थी। इस डिमांड के तहत 1 अप्रैल 1912 को बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस का फॉर्मेशन होता है और आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को लिंग्विस्टिक बेसिस पे उड़ीसा प्रोविंस का क्रिएशन होता है। दोस्तों, उड़ीसा के न्यूमरस और डाइवर्स रूलर्स ने इस रीजन के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में अनेक योगदान दिया है। बौद्ध, जैन और हिंदू रूलर्स द्वारा बनाए गए कई धर्मों के प्रार्थना स्थल उड़ीसा में मौजूद हैं। उदयगिरी और खंडागिरी केव्स भुवनेश्वर सिटी के पास किंग खारावेला द्वारा बनवाई गई फेमस आर्किटेक्चरल साइट्स हैं। हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली इन केव्स को जैन भिक्षुओं के रहने के लिए 1st सेंचुरी BC में बनवाया गया था। इन केव्स ग्रुप में रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, अनंता गुम्फा, गणेशा गुम्फा, बागा गुम्फा एक्सेट्रा प्रोमिनेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इन केव्स को मस्ट सी इंडियन हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। परशुरामेश्वरा टेम्पल 7th-8th सेंचुरी में शहलोद बवा पीरियड के दौरान बनाया गया एक हिंदू टेम्पल है। भुवनेश्वर में ये टेम्पल उड़ीसा का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग टेम्पल है, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नागरा स्टाइल में बने इस टेम्पल में प्री 10th सेंचुरी कलिंगा आर्किटेक्चर की सारी खूबियां मौजूद हैं। लिंगाराज टेम्पल भी
भुवनेश्वर में स्थित एक शिव टेम्पल है जिसे सोमावंशी डायनेस्टी के जजाति केशरी द्वारा 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, जिसका एनेक्सेशन गंगा रूलर्स द्वारा किया गया था। ड्यूला स्टाइल में बने इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 50 अदर श्राइन्स हैं जिन्हें एक कंपाउंड वॉल द्वारा इनक्लोज किया गया है। इस मंदिर के सेंट्रल डीटी लिंगाराज को लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु दोनों के रूप में पूजा जाता है। इस टेम्पल की एक खास बात है कि यहाँ हिंदुइज्म के दो सेक्शंस शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच हार्मनी देखने को मिलती है। भुवनेश्वर में स्थित राजा रानी टेम्पल की अपनी अलग पहचान है। पंचारथा स्टाइल में बने इस टेम्पल को ओरिजिनली इंद्रेश्वरा के नाम से जाना जाता था। मंदिर के अंदर किसी इमेज के ना होने से इसे हिंदुइज्म की किसी स्पेसिफिक सेक्शन से एसोसिएट नहीं किया जाता है, लेकिन मंदिर के आसपास की दीवारों में बने लॉर्ड शिवा, नटराज और पार्वती के स्कल्पचर्स के बेसिस पे इसे शैवियट टेम्पल के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। सोमावंशी किंग्स द्वारा 11वीं से 12वीं सेंचुरी में बनाए गए इस टेम्पल के आर्किटेक्चर से खजुराहो और टोटेश्वरा टेम्पल इंस्पायर्ड है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ीसा के सबसे प्रोमिनेंट और वर्ल्ड फेमस टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना गंगा डायनेस्टी के अनंतवर्मन देवा द्वारा 12वीं सेंचुरी में की गई थी। ये मंदिर लॉर्ड विष्णु के अवतार लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमानिका तीर्था भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड जगन्नाथ के प्रेजेंस से यहाँ यमा यानी कि गॉड ऑफ डेथ की पावर काम नहीं करती। इस टेम्पल को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है और ये हिंदू बिलीफ के 4 धाम यात्रा में से एक है। दूसरे 3 पिलग्रिमेजेस बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम है। दोस्तों, इस मंदिर के सामने अरुणा स्तंभ या सन पिलर खड़ा है जो ओरिजिनली सेंट टेम्पल कोणार्क में मौजूद था। जगन्नाथ मंदिर वैष्णवाइट फॉलोअर्स के लिए स्पेशली सेक्रेड है। कई महान वैष्णवाइट सेंट जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्काचार्य उनमें से कुछ एक है। गौड़िया वैष्णविज्म के फाउंडर चैतन्य महाप्रभु ने भी लॉर्ड जगन्नाथ से अट्रैक्ट होकर पुरी में कई सालों तक अपना जीवन व्यतीत किया है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम से जुड़ी एक रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है। इस यात्रा में जगन्नाथ टेम्पल से प्रीसीडिंग डीटीज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा और गॉडेस सुभद्रा को उनके रथ पे विराजमान कर झांकी निकाली जाती है जो 2 मील दूर गुंडिया टेम्पल तक जाती है। जगन्नाथ मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क का सन टेम्पल भी वर्ल्ड फेमस है। गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा वन द्वारा 1250 AD में बनवाया गया ये मंदिर हिंदू सन गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है। दोस्तों, इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। कोणार्क मंदिर के डिस्ट्रक्शन का रीजन आज भी डिबेटेबल है। एक थ्योरी के अनुसार इस मंदिर का डैमेज नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ था, वहीं दूसरी थ्योरी मुस्लिम आर्मीज द्वारा 15 से 17 सेंचुरी में किए गए रिपीटेड अटैक्स को जिम्मेदार मानती हैं। दोस्तों, इस मंदिर को इसके अपीयरेंस की वजह से यूरोपियन सेलर्स द्वारा व्हाइट पैगोडा कहा जाता था। कोणार्क टेम्पल आज भी हिंदूज के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है, जहां हर साल फरवरी के महीने में चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी को एक साथ डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। महानदी रिवर बेसिन में स्थित ये साइट्स बुद्धिज्म के वज्रयान सेक्शन के लर्निंग प्लेसेस हुआ करते थे। ब्रह्मपुर से 40 किलोमीटर दूर बुद्ध कोल आज भी बुद्धिस्ट रूइंस के लिए फेमस है। दोस्तों, यदि रिसोर्सेज की बात की जाए तो उड़ीसा एक समृद्ध स्टेट माना जाएगा। इस स्टेट में वाटर, लैंड, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यदि वाटर रिसोर्स को देखें तो उड़ीसा में कई छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं। इन नदियों में सबसे प्रमुख महानदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से निकलकर उड़ीसा से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। 858 किलोमीटर लंबी इस नदी पे संबालपुर में उड़ीसा का फेमस हीराकुंड डैम बना है। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1953 में कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा जियापोरे में इंद्रावती डैम का निर्माण भी महानदी पे ही किया गया है। महानदी के साथ उड़ीसा में सुबर्णा रेखा, बुधावालंगा, बैतारनी, ब्रह्मानी, ऋषिकुल्या इत्यादि भी मौजूद है। वाटर रिसोर्सेज के बाद यदि लैंड रिसोर्सेज पे नजर डाली जाए तो उड़ीसा स्टेट अपने लैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 जोन्स में बटा हुआ है। सेंट्रल माउंटेन रीजन, वेस्टर्न हिल रीजन और कोस्टल प्लेन रीजन। दोस्तों, उड़ीसा का सेंट्रल माउंटेन रीजन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हुआ मयूरभंज से मलकानगिरी तक फैला हुआ है। वहीं वेस्टर्न हिल रीजन महानदी के लेफ्ट और सेंट्रल माउंटेन रीजन से
वेस्ट के डायरेक्शन में लाई करता है। उड़ीसा का कोस्टल प्लेन रीजन बे ऑफ बंगाल के ईस्ट से एक्सटेंड करता हुआ ईस्टर्न घाट माउंटेन्स के वेस्ट तक स्ट्रेच करता है। ये एरिया नॉर्थ में सुवर्णरेखा नदी से लेकर साउथ में ऋषिकुल्या तक एक्सटेंड करता है। उड़ीसा की सारी नदियां इस रीजन से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में जा मिलती हैं। दोस्तों, उड़ीसा में साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के कारण अच्छी वर्षा होती है। साथ ही स्टेट का जियोग्राफिकल लोकेशन लगभग हर तरह के फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। 32% फॉरेस्ट एरिया के साथ उड़ीसा में एवरग्रीन, मॉनसून, टाइडल और माउंटेन टाइप्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो मिलकर उड़ीसा को देश का एक मेजर फॉरेस्ट सोर्स रीजन बनाते हैं। टीक, साल, शीशु, खैरा और बम्बू इस स्टेट में पाए जाने वाले प्रोमिनेंट ट्रीज हैं। दोस्तों, यदि उड़ीसा के मिनरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का अमेंडेंस देखा जा सकता है। स्टेट के अलग अलग हिस्सों में आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट और लाइमस्टोन एक बड़े क्वांटिटी में अवेलेबल है। यदि देश के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया के टोटल आयरन ओर की 28%, कोल के 24%, बॉक्साइट के 59% और क्रोमाइट के 98% रिजर्व्स उड़ीसा में मौजूद हैं। इनमें आयरन ओर रिजर्व्स मयूरभंज, सुंदरगढ़, केवंझर और जजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। यदि बॉक्साइट डिपॉजिट्स की बात की जाए तो उड़ीसा के सदर्न और वेस्टर्न रीजन यानी कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी और बलानगीर डिस्ट्रिक्ट्स में अबेंडेंस में पाए जाते हैं। केवल नेशनल लेवल पे नहीं, बट उड़ीसा में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व मौजूद है। उड़ीसा के संबालपुर, रायगढ़ और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स मैग्नीज ओर्स के लिए फेमस है। इसके अलावा उड़ीसा के झरसुगुड़ा और अंगुल रीजन में लार्ज कोल रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। स्टेट के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डोलोमाइट बड़े अमाउंट में पाया जाता है। इन सब के साथ उड़ीसा में चाइना क्ले, फायर क्ले, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, कॉपर, ग्रेफाइट, वेनेडियम और प्रीशियस स्टोन्स भी पाए जाते हैं।